हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास में एक मोटिवेशनल कोट्स जो भीमराव अम्बेडकर ने बोला था वो बताती हूँ। तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देगी। तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ठीक है, तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देगी। तो आज की पढ़ाई का आगाज़ करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है, अगर आप मेरे पिछले क्लास ले रहे हो, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ आर्टिकल बताती हूँ। अभी तक मैंने 185 आर्टिकल तक आपको बता दिया था। आज 186 से आर्टिकल बताना है। तो 186 आर्टिकल क्या बोलता है? 186 आर्टिकल बोलता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति, उपसभापति के वेतन और भत्ते। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो ये सदन के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, और सभापति और उपसभापति, ये विधानमंडल की आर्टिकल ये सब हो रही है, राज्य विधानमंडल के से संबंधित ये सब आर्टिकल है। तो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधान सभा के हुए और सभापति उपसभापति विधान परिषद के हुए। तो उनके वेतन भत्ते के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? ये आर्टिकल 186 में बताया गया। 187 में क्या बताया गया? आर्टिकल 187 में बताया गया है सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, राज्यों के विधानमंडल का सचिवालय। 187 में बताया गया राज्यों के विधानमंडल का सचिवालय। 188 में बताया गया सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। आर्टिकल 189 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के की कार्य करने की शक्ति गणपूर्ति। आर्टिकल 190 बताया गया स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 191 बताया गया सदस्यों के लिए निहरताएं। आर्टिकल 192 बताया गया है सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चयन। ठीक है, विनिश्चयन। अगला आर्टिकल 193 में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए निर्हित किए जाने पर बैठक और मत देने की शासित। ठीक है, आर्टिकल 194 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 194 में बोला गया है विधानमंडलों के सदनों की उनके ये 194 बताया गया है विधानमंडलों के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार आदि। 195 में सदस्यों के वेतन और भत्ते। ठीक है फ्रेंड, आज हम 186 से 195 तक करते हैं। 195 के बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा क्लास हेल्पफुल लग रहा है किसी भी वजह से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने पंचायत राज के जो कार्य है वो 9 गलती से निकल गया, वो 29 है। पंचायत के और नगर पालिका के 18 हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ करेक्शन कर लेना। मैंने बाद में वीडियो सुना तो बाय मिस्टेक मेरा, हाँ, मैं हो सकता है भाग 9 में ये दिया गया है वो मेरे मुंह से निकल गया होगा, तो प्लीज़ आप करेक्शन कर लेना। इसके लिए सॉरी है अगर मैंने पिछली बार अगर ये बोल दिया तो। फिर से मैं बता देती हूँ, पंचायत राज्य के 29 कार्य बताए गए हैं और 18 बताए गए नगर पालिका के। ठीक है फ्रेंड, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज ये मेरा यूजीसी नेट 2014 के क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा ये 1000, हाँ, ये पॉलिटिकल साइंस का 1000 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। तो अब इसी के क्रम में ये चल रहा हमारा क्लास। ठीक है, और बहुत सारी वीडियो और हाँ, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाके प्लेलिस्ट देख लेना। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया कि नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियमन और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना, ये आपको बोलते हैं लॉग जी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि कामगारों की मुक्ति का अवधारणा स्वयं उनका कार्य है? ये कौन बोलते हैं? कार्ल मार्क्स बोलते हैं। क्या कार्ल मार्क्स बोलते हैं? कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं उनका कार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो आपको देखो, ये आधुनिक आधुनिक काल में केवट ने सर्वप्रथम साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया। अच्छा देखो, समाजवाद का तो रॉबर्ट ओबन ने किया था ना सबसे पहले प्रयोग, और साम्यवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना फ्रेंड, ये आपको नहीं मिले। आधुनिक काल में केवट ने साम्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, केवट, और समाजवाद का रॉबर्ट ओवन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह नारा किसने दिया कि साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है। क्या बोला गया? साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपने समग्रता में सर्वहारा क्रांति है। तो ये लेनिन बोलते हैं। इसके की पॉइंट सर्वहारा क्रांति से हो गया। सर्वहारा क्रांति के बारे में बताते हैं। देखो, हर थिंकर का कुछ कुछ की पॉइंट्स होता है, तो उस की पॉइंट को तो आप जानो ही जानो। इनकेस अगर एग्जाम में आप एग्जैक्ट वो चीज नहीं पढ़े हो, तो अगर की वर्ड आपको पता होगा तो उससे आप आंसर को मतलब 95% आप सही कर लोगे। 5% का तो गारंटी नहीं होती है, लेकिन हाँ 95% आप सही कर लोगे। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी समुदायवादी बहस का लक्षण नहीं है? तो देखो क्या क्या नहीं है, तो क्या क्या नहीं है बोला, ठीक है, क्या नहीं है, तो बहस का बाकी 3 बहस का लक्षण होंगे, और क्या नहीं है देखो, आत्म संप्रयत्न भरग्रस्त बनाम आभारग्रस्त, भारग्रस्त बनाम आभारग्रस्त, ये है। सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टतावाद, ये भी है। राज्य की तटस्थता बनाम राज्य की अतटस्थता, ये भी है। एक दलीय शासन पद्धति कार्यविधि बनाम समुदाय, ये नहीं है। बाकी ये तीनों ऊपर वाला है, किसके? उदारवादी और समुदायवादी। उदारवादी और समुदायवादी के बीच जो बहस का वो कौन सा लक्षण नहीं है, ये पूछा था, तो डी ऑप्शन होगा, और बाकी ये तीनों होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कथन कारण का है। देखो, प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का वैभिन्य अच्छे शासन के लिए असंगत है। ठीक है, क्या बोलते? प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का वैभिन्य अच्छे शासन के लिए असंगत है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, जहां तक सैनिकों और शासक का संबंध है, स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का और कोई उपाय नहीं। तो इसका आंसर ए है, ये दोनों सही है और सही एक्सप्लेन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तकों के आरोही क्रम में, मतलब महात्मा गांधी पर लिखी गई जो बुक है उसका आपको आरोही क्रम में लगाना। अब ये तो आरोही क्रम में आ गया। अब इसके थिंकर्स जो हैं उनको भी आप देख लो, उनके बारे में कौन कौन से लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, रिचर्ड एटनबरा ने क्या लिखा? इन सर्च ऑफ गांधी। इन सर्च ऑफ गांधी 1982 में लिखी गई। इन सर्च ऑफ गांधी 1982 में लिखी गई है। सी एफ स्ट्रॉन्ग, देखो रिचर्ड एवन की कौन सी बुक है? इन सर्च ऑफ, कब लिखी गई? 1982 में, 82 में। ठीक है, तो हम मैच करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा हो गया सी, सेकंड वाला, तो सेकंड सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हम देख लेते। इसको आप सारा लिख ही लो। जैसे देखो, अभी तो ये कालक्रमानुसार सजाने आ गया, कभी आ जाएगा इसके कौन कौन से थिंकर है वो मैच करने के लिए। तो एक बार आप लिख लो इसे, अगर आपको पता है तो मत लिखो, अगर नहीं पता है तो मैं तो बोलती हूँ फ्रेंड्स, आप हमेशा जब भी देखो, अगर आप कुछ काम कर रहे हो उस समय आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, आप बाद में उसको लिख लेना, लेकिन लिखना जरूर। जितना क्लास आप करते हो उसको ना अपने रात में सोते वक्त 10 से 15 मिनट में रिवाइज करो। आप बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उसको कंप्लीट। कहाँ आज मैंने इतना पढ़ा तो इतना मुझे आता है। ठीक है, आप 10 घंटे मत पढ़ो। मैं देखो फ्रेंड, मैं हर दिन 2 क्लास अपने लेके आ रही हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटी। अगर यूपी पीजीटी देना चाह रहे हो आप, या टीजीटी, तो उसके लिए अगर 2 कॉम्बिनेशन है तो मेरा क्लास बेस्ट है आपके लिए। मैं अच्छे से हिस्ट्री भी करा रही हूँ,
अकॉर्डिंग टू जैसा वहाँ का क्वेश्चन आता है। और पॉलिटी तो करा ही रही हूँ, पॉलिटी तो मैं यूजीसी नेट के लेवल का करा रही हूँ। अगर आप यूजीसी नेट भी दोगे तो आप मेरी जो क्वेश्चन सीरीज है, और मैं अभी तो पॉलिटिकल थ्योरी मेरी लगभग ख़त्म ही होने वाली है उसका। मैंने अभी आज संप्रभुता का क्वेश्चन डाला, 125 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाला है आज अपने चैनल पे। तो आप प्लीज़ उससे भी गो थ्रू, आधे घंटे में मैंने 125 क्वेश्चन कराई है उसमें, जो प्रीवियस ईयर विभिन्न एग्जामों में आए हैं वो क्वेश्चन है। तो आप प्लीज़ उसको भी एक बार देख लेना, आपका जो संप्रभुता से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और सारे मतलब जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं लगभग सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड है। तो इसको नोट डाउन करो। रिचर्ड एटनबरा इन सर्च ऑफ गांधी 1982, सी एफ स्ट्रोयूज ये लिखे महात्मा गांधी आइडियाज 1929, बी भट्टाचार्य इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा, देखो भट्टाचार्य तो थोड़ी फिलोसफी की बात कर दिए, ठीक है। एंड्रयूज है, एंड्रयूज थोड़ा आइडियाज की बात कर दिए, ठीक है। और एटन बड़ा है, एटम की बात है तो वो सर्च की बात कर दी है। थोड़ा सा आपको देखो फ्रेंड्स, ये सब नाम याद कर लेंगे, थोड़ा सा ही पॉइंट। अब जेबी कृपलानी का गांधीयन थॉट्स, ये तो इनकी मतलब ये तो ये शायद आपको पता भी होगा, ये तो मतलब बहुत अनजान नहीं है, ये तो जाना हुआ है। तो गांधीयन थॉट्स हो गया कृपलानी का। और एटम एटम है, एटम तो एटम सर्च करेगा। एंड्रयूज हो रहा है तो फिलोसफी वो आइडियाज देगा, आइडियाज। फिर है भट्टाचार्य है तो भट्टाचार्य आपको फिलोसफी देंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, तो इसका ऑप्शन सेकंड सबसे पहले हो जाएगा, फिर होगा फोर्थ कृपलानी की बुक, फिर हो जाएगी थर्ड भट्टाचार्य की बुक, और फिर फर्स्ट हो जाएगी रिचर्ड एटनबरा, एटनबरा की क्या सर्च इन सर्च ऑफ गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सेंट ऑगस्टाइन की पुस्तक डी सिविटेट दी कितने भागों में है? तो ये आपको 22 भागों में है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य डेविड स्टन के राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? तो वैचारिक हास्यवाद नहीं है, इतिहासवाद है, सामान्य सापेक्षतावाद है, अति तथ्यवाद है, ये नहीं है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और क्या क्या है ये देख लो, उनके पीछे 4 कारण है। इतिहासवाद है, मूल्य निरपेक्षता है, विज्ञान सिद्धांत सामंजस्य, अति तथ्यवाद है, ठीक है फ्रेंड्स। और इनकी बुक तो मैं पिछले, अगर आप मेरी क्लास ले चुके तो इनकी बुक मैंने कई बार लिखा चुकी है। द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इन पॉलिटिकल साइंस 1953। देखो फ्रेंड, मैं बार बार वही चीज़ बोल रही जिससे आपको ना याद होते जाए, मैं इसलिए इस चीज़ को दोहराती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जयप्रकाश नारायण के दलविहीन लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? लक्षण नहीं है, ठीक है। राजनीतिक शक्ति का वितरण, चयनित निकायों द्वारा प्रतिनिधियों की सततता निगरानी, अधिकतम दुष्प्रचार, सापेक्षिक रूप में कम खर्चीला चुनाव। तो ऑप्शन सी अधिकतम दुष्प्रचार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादक किया? किसने किया? तो एंथनी डाउन्स, एंथनी डाउन्स, एंथनी डाउन्स ने क्या किया? लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन, लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन एंथनी डाउन्स ने किया है। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब विकसित हुआ? तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र विषय के कब हुआ? 1930 के दशक में, 1930 के दशक में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, आलमंड के अनुसार किसी व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? क्या आमंड के अनुसार किसी व्यवस्था की कौन सी विशेषता होती है? तो होती है व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं का अस्तित्व। संसाधनों की उपलब्धता नहीं बोले हैं, ये बोले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य परिवर्तन प्रतिपुष्टि और अधिगम
किस संकल्पनाओं का उपयोग किया? तो ये किए हैं कार्ल डॉइच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सकारात्मक प्रतिपुष्टि अविकसित का विकास, कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण, राष्ट्र, एक संगठित मानव समूह। तो सबसे पहले एक सकारात्मक प्रतिपुष्टि हो गया आपका, ए का हो गया सेकंड कार्ल डॉइच सकारात्मक प्रतिपुष्टि। अविकसित का विकास, बी का है आपको 4। ठीक है। अंद्रे गुंडे फ्रैंक कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण, तो आपका सी का हो गया फर्स्ट एडवर्ड सेल्स। और राष्ट्र एक संगठित मानव समूह, डी का आपको ओटेगा गैसेट। तो आपको जो पता है वो लिखो, ये मतलब जो पता है वो मत लिखो, जो नहीं पता उसको एक बार लिख लो। लिखने से क्या होता है ना फ्रेंड, वो मतलब याद होने में ज़्यादा आसानी, क्योंकि हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसमें हमारा आँख यूज़ हो रहा है, हाथ यूज़ हो रहा है, स्किन यूज़ हो रहा है। तो पहले हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो जो भी याद करते थे उसको लिख लिख के याद करते थे, तो वो याद दो ना अस्थाई रहता है। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ ये चीज़ लिख लो, ये चीज़ लिख लो। आप गौर करना कि आप मेरी बात सिर्फ ऐसे सुन रहे हो और एक बार आप वो लिख रहे हो, तो जो चीज़ आप लिख रहे हो ना वो आपको मतलब एक दो बार पढ़ने के आसानी से याद हो जाती होगी। तुलनात्मक राजनीति में संस्कृति पर बल देना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रमुख बना? तो ये आपका 1960 के दशक में। उपद्रव और प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? उपद्रव और प्रदर्शन, ये तो अप्रतिमानित हित समूह। ठीक है, ये तो 4 ऑप्शन देके आप सही से लगा लोगे। अब देखो ये वाला, ये मैं आपको आज पढ़ा देती, देखो ये आलमंड तथा पॉवेल ने जीबी पॉवेल ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दबाव समूहों के 4 भागों में वर्गीकृत किया। संस्थानिक यानी इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप, एसोसिएशनल संघ का हित समूह, एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, गैर संघ का हित समूह, नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, तो और अप्रतिमान हित समूह, एनोमिक प्रेशर ग्रुप। ये 4 प्रेशर ग्रुप के बारे में उन्होंने बताया है। इन अप्रतिमानों हित समूह वे समूह हैं, ठीक है, ये वाला है, जो अपनी मांग लेकर अवैध उपयोग का प्रयोग करते हुए हिंसा, राजनीतिक हत्या, दंगे, अन्य आक्रामक रवैया अपना लेते हैं। अतः विकल्प डी सही में, तो ठीक है। निम्नलिखित में से किसने वैधता को उस सदस्य के पक्ष में दोष सिद्ध करना की सत्ता को स्वीकार करने और उसका पालन करना सही और उचित है? तो ये बोले थे आपको डेविड स्टन। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है निम्नलिखित में से किसने निर्भरता को उपनिवेशी निर्भरता, वित्तीय औद्योगिक निर्भरता और प्रौद्योगिकी औद्योगिक निर्भरता में वर्गीकृत किया? ये आपको डॉन सेंटोज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा था क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? तो ये बोले थे लेनिन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बेवर की नौकरशाही की विशेषता है? तो कौन सी बेवर की नौकरशाही की विशेषता है, हम पढ़ते हैं। तो सारी इनकी नौकरशाही की विशेषता है। देखो, व्यावसायिक योग्यता के आधार पर चयन, अनुबंध के आधार पर नियुक्ति, स्टाफ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं, कार्मिक पद छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो 1 2 3 4 सभी सही है। अब देखो बेवर की विशेषता मैं बता दूं फिर से एक बार अच्छे से, यहाँ जो एक्सप्लेन किया हुआ मैं बता देती हूँ आपको। देखो, बेवर की नौकरशाही की विशेषता व्यवसायिक योग्यता, ठीक है, अनुबंध के आधार पर स्टाफ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र तो होते हैं, कार्मिक पद छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मैक्स वेबर नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री था। वह एक जर्मन समाजशास्त्री था। वेबर ने सत्ता के 3 सिद्धांत, ये वाला भी पूछता है, परंपरागत, कानूनी या वैधानिक और फिर करिश्माई। ठीक है, वेबर द्वारा दी गई कानूनी वैधता सत्ता की नौकरशाही का आधार है। ठीक है। अगला है, भारत में खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस सुल्तान के एकजुटता दिखाने के लिए हुआ था?
ये तुर्की की एकजुटता दिखाने के लिए खिलाफत हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी रिट अवर न्यायाधिकरण के लिए जारी की जाती है जिससे अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से मना किया जाता है? ये आपका परमादेश, मैंडमस। ठीक है, ये 5 है रिट, मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ 1-2 बार। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है, 16वीं, अच्छा 16वीं अध्यक्ष कमलनाथ। अगला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 25 है, एस खिलानी, रजनी कोठारी, आर गुहा और अतुल कोहली, इन सब की बुक भी आती ही आती है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा तो इन सब की बुक आती ही आती है। तो देखो इसमें से हम मैच करना है, तो एस, सबसे पहले हम देखो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो पता है उस पे जाओ। तो आपको क्या पता है? रजनी कोठारी के बारे में पता है, अतुल कोहली के बारे में पता है, या आर गुहा के बारे में पता है, या एस खिलानी के बारे में पता है? तो मैं सबसे पहले रजनी कोठारी पे जाती हूँ। ठीक है, तो उनका क्या है, द स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस, तो बी का थर्ड। अच्छा, और गुहा का क्या है, इंडिया आफ्टर, हाँ, इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये सी का हो गया आपका फर्स्ट। फिर अतुल कोहली का, तो अतुल कोहली हो जाएंगे आपको द सेक्शन ऑफ द इंडियन, द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और रजनी कोठारी थर्ड हो गए, और इनका द आइडिया ऑफ इंडिया, ए का 2, ए का 2। तो ये बुक लिख लो। देखो एस खिलानी का है द इंडियाज ऑफ द आइडियाज ऑफ इंडिया, रजनी कोठारी का है द स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट, आर गुहा का है, रामचंद्र गुहा का है, रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी, आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, फिर अतुल कोहली का द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कांग्रेस प्रणाली संकल्पना से संबंधित है? ये रजनी कोठारी, ये बहुत बार, ये मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया हुआ ये तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में, चलो फ्रेंड ठीक है 25 क्वेश्चन तक हो गया। आज हम यही क्लास समाप्त करते हैं, अगले क्लास में हम इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको किसी वजह से मेरा क्लास हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो, अपने फ्रेंड में भी शेयर करो ताकि वो भी देख के वो भी इससे उनको भी हेल्प मिले। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो मेरे इम्प्रूव करने के लिए पढ़ाने की टेक्निक, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि मैं आपके लिए क्या लाऊं या इसमें मैं क्या और इम्प्रूव करूं कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, टिल ओके फ्रेंड, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।